नमस्कार, मैं हूं राजेश मेहतानी और आप देख रहे हैं शॉर्ट कैप्सूल। सरकारी सेवा में रहते हुए कभी कभी ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं कि किसी कार्मिक के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही या अनुशासनिक कार्यवाही की आवश्यकता पड़ जाती है। यदि ऐसा होता है तो जांच अधिकारी को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या सावधानियां रखी जानी चाहिए, उसके संबंध में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा कुछ मार्गदर्शन जारी किए गए। सरकारी सेवक के विरुद्ध जो जांच गठित होती है या विभागीय कार्यवाही या अनुशासनिक कार्यवाही होती है, उसके लिए एक नियमावली है। उस नियमावली का नाम है उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक अनुशासन एवं अपील नियमावली 1999। उसमें एक बार 2014 में एक संशोधन भी हुआ है। तो कार्यवाही अर्थात विभागीय कार्यवाही या अनुशासनिक कार्यवाही इसी नियमावली के अंतर्गत होती है। तो इसके लिए जब हम ध्यान रखते हैं तो दो बातों का ध्यान रखते हैं कि क्या किया जाना चाहिए अर्थात डूज, और क्या नहीं किया जाना चाहिए। दूसरे शब्दों में ऐसी बातें जिनका अनुपालन आवश्यक है और कुछ निषेधात्मक निर्देश अर्थात जिनको हम अंग्रेजी में डोंट्स कह सकते हैं, डूज एंड डोंट्स। तो पहले डूज जिनका अनुपालन आवश्यक है उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो जहां नियुक्ति प्राधिकारी का यह समाधान हो जाए कि संबंधित कार्मिक के विरुद्ध आरोप प्रमाणित पाए जाने पर दीर्घ शास्ति या शास्तियां, यानी शास्तियां एक से अधिक भी हो सकती हैं, या पेनल्टी या पेनल्टीज आरोपित की जा सकती हैं, यानी मेजर पेनल्टी हो सकती है। तो नियमावली के नियम 7 में विहित प्रक्रिया का अनुपालन अनिवार्य रूप से किया जाना चाहिए। ध्यान रखिएगा, नियम 7। किसी भी सरकारी सेवक का निलंबन कब होना चाहिए, इसमें भी थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है। तो यहाँ स्पष्ट किया गया है कि किसी भी सरकारी सेवक का निलंबन तभी किया जाना चाहिए जब सरकारी सेवक के विरुद्ध एलिगेशंस या अभिकथन इतने गंभीर हों कि उनके स्थापित हो जाने की दशा में दीर्घ दंड या मेजर पेनल्टी का समुचित आधार हो सकता है। यदि ये लगता है कि माइनर पेनल्टी होगी तो फिर निलंबन नहीं होना चाहिए। अगर लगता है कि मेजर हो सकती है, एलिगेशन जितने गंभीर हैं, तभी निलंबन होना चाहिए। ऐसा उत्तर प्रदेश शासन के जो मार्गदर्शन जारी किए गए उनमें कहा गया। सामान्यतया अपचारी अधिकारी, अपचारी अर्थात जिस पर आरोप लगे, इसको हम चार्ज्ड एम्प्लॉय भी कह सकते हैं। तो फिर से देखते हैं, सामान्यतया अपचारी अधिकारी से 2 स्तर ऊपर का अधिकारी होना चाहिए और जांच से संबंधित स्थान पर तैनात अधिकारी को पद नाम से, इसका ध्यान रखिएगा, नाम से नहीं, पद नाम से जांच अधिकारी नियुक्त किया जाना चाहिए। आरोप पत्र यथाशीघ्र निर्गत किया जाए जिसमें समस्त आरोप स्पष्ट एवं संक्षेप में अभिलिखित हों। जो आरोप हों वो क्रिस्प हों, क्लियर हों, प्रिसाइज हों। आरोपों के समर्थन में ऐसे साक्ष्य दिए जाएं जो वास्तविक रूप से आरोपों का समर्थन करते हों। अपचारी कार्मिक, चार्ज्ड एम्प्लॉय द्वारा यदि अभिलेखों के निरीक्षण की अपेक्षा की जाती है तो उसे निरीक्षण का अवसर अवश्य प्रदान किया जाना चाहिए। अपचारी कार्मिक से अपना लिखित स्पष्टीकरण 15 दिन से 1 माह के अंदर प्रस्तुत करने को कहा जाना चाहिए। यदि जांच पूर्व नियुक्ति के साथ संबंधित है तो अपचारी सरकारी सेवक को उस स्थान पर जाने की अनुमति दे दी जाए जहां उसे अभिलेख इत्यादि देखने। जांच अधिकारी अपचारी कार्मिक को साक्ष्य के अंतर्गत दिए गए अभिलेखों की स्वीकार्यता, इसको ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्वीकार्यता के संबंध में आपत्ति प्रकट करने का अवसर भी देगा। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट था। आरोपित सरकारी सेवक को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का एक रीजनेबल अवसर दिया जाना चाहिए। हिंदी में यदि कहें तो युक्त अवसर दिया जाना चाहिए।
यदि आरोपित सरकारी सेवक आरोपों से इनकार करता है और जांच अधिकारी आरोप पत्र में प्रस्तावित साक्षियों यानी विटनेस को प्रतिपरीक्षण का मतलब है क्रॉस एग्जामिनेशन हेतु बुला सकता है। जांच अधिकारी उनके मौखिक साक्ष्यों को आरोपित अधिकारी की उपस्थिति में, मैं दोहरा दूं, आरोपित अधिकारी की उपस्थिति में अभिलिखित करेगा। उपर्युक्त साक्ष्यों को अभिलिखित करने के पश्चात जांच अधिकारी उस मौखिक साक्ष्य को मांगेगा और उसे अभिलिखित करेगा जिसे आरोपित सरकारी सेवक ने अपनी प्रतिरक्षा में अपने लिखित कथन में प्रस्तुत करना चाहा था। प्रतिबंध यह है कि जांच अधिकारी ऐसे कारणों से जो लिखित रूप में अभिलिखित किए जाएंगे किसी साक्षी को बुलाने से इनकार भी कर सकता है। जांच अधिकारी द्वारा जांच के दौरान गवाहों के बयान आरोपित सरकारी सेवक के समक्ष तथा विधिवत शपथ दिलाने के उपरांत ही लिए जाने चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि जो गवाहों के बयान होंगे वो आरोपित सरकारी सेवक के समक्ष होने चाहिए और विधिवत शपथ दिलवाने के उपरांत ही होने चाहिए। जांच अधिकारी संपूर्ण जांच की कार्यवाही में कृत कार्रवाइयों का आदेश पत्रक, जिसको हम ऑर्डर शीट भी कहते हैं, तैयार करेंगे, जिस पर यथा समय आरोपित अधिकारी एवं अन्य साक्षियों के हस्ताक्षर कराएंगे। जांच आख्या प्रस्तुत करते समय जांच आख्या के साथ ये जो ऑर्डर शीट जिसकी हमने चर्चा की या आदेश पत्रक को संलग्नक के रूप में अनुशासनिक प्राधिकारी को भेजेंगे। यह अनुशासनिक प्राधिकारी कौन होते हैं? जो नियुक्ति प्राधिकारी हैं वही अनुशासनिक प्राधिकारी हैं। कहीं कहीं उनको दंडन प्राधिकारी भी कहते हैं, अंग्रेजी में डिसिप्लिनरी अथॉरिटी। यदि अनुशासनिक प्राधिकारी जांच अधिकारी की आख्या के निष्कर्षों से असहमत है तो असहमति के संबंध में अपने निष्कर्षों को सकारण रीजन सहित अभिलिखित करेंगे तथा औपचारिक कार्मिक से अपने अभिलिखित निष्कर्ष पर 2 सप्ताह के भीतर उत्तर की अपेक्षा करेंगे। यदि नियुक्ति प्राधिकारी या अनुशासनिक प्राधिकारी श्री राज्यपाल हैं तो औपचारिक कार्मिक के वित्तीय उपाशय वाले सभी दंडों के संबंध में लोक सेवा आयोग का परामर्श प्राप्त किया जाना चाहिए तथा लोक सेवा आयोग को औपचारिक कार्मिक के समस्त अभिलेख निदर्श प्रपत्र के माध्यम से भेजे जाने चाहिए। किसी विभागीय जांच की कार्यवाही के फलस्वरूप नियमावली में उल्लिखित 1 से अधिक दंड, मैंने पहले भी कहा था ना 1 से अधिक हो सकते हैं, सिंगुलर प्लूरल दोनों मैंने कहा था, पेनल्टी या पेनल्टीज, तो 1 से अधिक दंड दिए जाने का यदि निर्णय लिया जाता है तो दंडादेश पृथक पृथक निर्गत नहीं किए जाएंगे, एक ही ऑर्डर निकलेगा और जो दंडादेश है वो सदैव सकारण एवं स्वमुखरित होने चाहिए। अब एक प्रश्न होता है कि अगर सेवा से हटा दिया गया या सेवा से पदच्युत कर दिया गया तो ये आदेश कब से प्रभावित होंगे। पहले इसका मतलब जान ले। पदच्युत का मतलब होता है, इसको अंग्रेजी में कहते हैं डिसमिसल, और सेवा से हटाने को कहते हैं पृथक करना भी कभी कहते हैं, यानी रिमूवल। इन दोनों में सेवा से तो हटा दिया, लेकिन थोड़ा सा अंतर ही है कि यदि डिसमिसल होता है तो फिर वो कार्मिक, औपचारिक कार्मिक जिसके विरुद्ध ये दंड हो रहा है वो आगे सरकारी सेवा के लिए निरर्ह हो जाता है, एलिजिबिलिटी खत्म हो जाती है। और यदि रिमूवल होता है तो फिर आगे आवेदन कर सकता है सरकारी सेवा में, एलिजिबिलिटी खत्म नहीं होती, ही डजंट लूज हिज एलिजिबिलिटी, निरर्ह नहीं होता। तो ये डिसमिसल और रिमूवल में अंतर होता है। तो सवाल ये था कि वो आदेश कब से प्रभावी होगा, तो ये आदेश तात्कालिक प्रभाव से प्रभावी होता है, जैसे आदेश जारी होता प्रभावी हो जाता है। विभागीय कार्यवाही एवं आपराधिक मामले, जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स है, ये पृथक पृथक की जा सकती है। यदि विभागीय जांच की कार्यवाही के लंबित रहते हुए आरोपित सरकारी सेवक अपनी अधिवर्षता आयु प्राप्त कर सेवानिवृत्त हो जाता है, रिटायर हो जाता है, तो लंबित जांच को CSR यानी सिविल सर्विसेज रेगुलेशंस
उसके अनुच्छेद 351A 351A के तहत पेंशन की कटौती के लिए जारी रखा जा सकता है। उक्त आशय का औपचारिक निर्णय लेते हुए तदनुसार आदेश भी निर्गत कर दिए जाने चाहिए। यानी एक ऑर्डर अलग से फिर जारी होना चाहिए। अगर जांच चल रही थी, इस बीच अधिवक्ता आयु प्राप्त कर ली और रिटायर हो गया, तो फिर एक ऑर्डर जारी होना चाहिए। यदि सेवानिवृत्ति के पश्चात कोई तथ्य सामने आ जाए तो, यदि ऐसा होता है तो सेवानिवृत्ति के पश्चात भी CSR के अनुच्छेद 351A के तहत कार्रवाई की जा सकती है, बशर्ते जिस घटना के संबंध में जांच प्रारंभ की जाए, जांच प्रारंभ करने की तिथि को उस घटना को 4 वर्ष से अधिक का समय न बीत चुका हो। इसको ध्यान दीजिएगा। एक घटना से संबंधित सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की जांच एक ही अधिकारी से कराई जानी चाहिए। ऐसा जांच अधिकारी प्रकरण में अंतर्ग्रस्त कार्मिकों के में उच्चतम पद धारक के अनुसार किया जाएगा। जो हमने पहले कहा था ना कि यह प्रयास होना चाहिए कि जांच अधिकारी कम से कम 2 स्तर ऊपर हो। अब कई लोग हैं तो जो सीनियर मोस्ट है उससे 2 स्तर ऊपर हो, ऐसा प्रयास होना चाहिए। अब देखें कुछ डोंट्स के बारे में, देखें कुछ निषेधात्मक निर्देश क्या नहीं होना चाहिए। सामान्यतया अपचारी कार्मिक को अपना स्पष्टीकरण दिए जाने के लिए 2 माह से अधिक का समय न दिया जाए, किंतु अपरिहार्य परिस्थितियों में उक्त समय सीमा में रीजनेबल या हिंदी में युक्त वृद्धि भी की जा सकती है। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं कहने जा रहा हूँ, ये अक्सर चूक हो जाती है। अब इसका ख्याल रखा जाना चाहिए कि जांच अधिकारी को जांच आख्या में प्रस्तावित दंड के विषय में कोई मंतव्य अथवा संस्तुति अंकित नहीं करनी चाहिए। ये अक्सर भूल हो जाती है कि जांच अधिकारी कोई दंड प्रस्तावित कर देते हैं। कृपया जो भी जांच अधिकारी हैं, अगर जो अधिकारी मुझे देख रहे हैं, अगर वो जांच अधिकारी हैं तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। वेतन वृद्धि को संचयी या स्थायी प्रभाव से रोके जाने की दिशा में दंड के प्रभावी रहने की अवधि का अंकन नहीं किया जाएगा। ये तो परमानेंट लॉस है ना, तो अवधि का अंकन नहीं किया जाएगा। अच्छा, कुछ लोग चेतावनी दे देते हैं दंड स्वरूप। शासन ने कई बार इस संबंध में दिशा निर्देश जारी किया और विभिन्न कोर्ट्स ने भी कहा, लेकिन फिर भी कुछ जगह चेतावनी दंड के रूप में दी जाती है। तो फिर से ये जो जुलाई 2022 के मार्गदर्शन में स्पष्ट किया गया है कि चेतावनी नियम 3 में उल्लिखित शास्तियों में नहीं है। लेकिन नियम 3 में शास्तियों का उल्लेख है कि कितनी माइनर पेनल्टीज हैं, कितनी मेजर है। 6 माइनर हैं और 4 मेजर हैं, कुल 10। ये नियम 3 में लिखा है। तो चेतावनी नियम 3 में उल्लिखित शास्तियों में शामिल नहीं है। अतः चेतावनी देते हुए विभागीय जांच जो नियम 7 में हो रही है, और यदि लघु दंड के लिए तो नियम 10, तो नियम 10 के अंतर्गत हो रही है, तो प्रकरण समाप्त किया जाना नियम संगत नहीं है। इस पर विशेष ध्यान दीजिए फिर से, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है कि चेतावनी नियम 3 की में जो शास्तियाँ दी गई हैं उसमें नहीं है। यदि आरोप सिद्ध पाए जाते हैं तो जो 6 मेजर पेनल्टी और 4 माइनर पेनल्टी, दंड उन्हीं में से एक दिया जाएगा। यदि नियम 7 में कार्रवाई हो रही है तो मेजर पेनल्टी, हाँ यदि नियम 7 में हो रही तो मेजर माइनर दोनों हो सकती है। और यदि नियम 10 में हो रही है तो जो माइनर पेनल्टीज हैं उसी में से होना चाहिए। चेतावनी दिया जाना नियम संगत नहीं है। चेतावनी अर्थात जांच के उपरांत दोषी सिद्ध पाए जाने पर चेतावनी का दंड दिया जाना नियम संगत नहीं है। यदि किसी अनियमितता या आरोप के विषय में कार्यवाही प्रारंभ होने के पश्चात दंड देकर अथवा बिना दंड दिए एक बार मामला अंतिम रूप से समाप्त हो गया है, तो ठीक उसी अनियमितता या आरोप के आधार पर किसी सरकारी सेवक के विरुद्ध पुनः दंडात्मक कार्यवाही नहीं की जा सकती। आरोप पत्र अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित और हस्ताक्षरित, जरा इस बात को फिर से ध्यान दीजिए, अनुमोदित और हस्ताक्षरित दोनों होने चाहिए
किंतु यदि नियुक्ति प्राधिकारी श्री राज्यपाल हैं तो वहाँ आरोप पत्र संबंधित विभाग के यथास्थिति अपर मुख्य सचिव या प्रमुख सचिव अथवा सचिव द्वारा अनुमोदित किया जा सकता है। सतर्कता विभाग की खुली या गोपनीय जांच, जो प्राथमिक जांच या प्रारंभिक जांच है। देखिए, जो प्रारंभिक जांच है वो जांच नहीं है, वो केवल एक फैक्ट फाइंडिंग एक्टिविटी है। क्या है? फैक्ट फाइंडिंग एक्टिविटी है। तो सतर्कता विभाग की खुली या गोपनीय जांच जो प्रारंभिक या प्राथमिक जांच है, उसके परिणाम आने पर पुनः वैभागिक स्तर पर प्राथमिक जांच नहीं की जानी चाहिए। फैक्ट फाइंडिंग एक्टिविटी तो हो गई ना, बल्कि सीधे औपचारिक जांच। अब औपचारिक जांच के 2 तरीके हैं। यदि लगता है कि मेजर पेनल्टी हो सकती तो नियम 7, और अगर केवल माइनर हो सकती है, यदि आरोप सिद्ध होता है तो नियम 10। वास्तव में जांच उसी को कहा गया है जो नियम 7 में होती है। आरोप पत्र में सतर्कता जांच का उल्लेख नहीं किया जाना चाहिए। यदि मामला जांच हेतु प्रशासनाधिकरण या सतर्कता अधिष्ठान या अपराध अनुसंधान विभाग को सौंप दिया गया हो तो वैभागिक स्तर पर औपचारिक जांच नहीं की जानी चाहिए, और यदि वैभागिक स्तर पर जांच चल रही हो तो फिर रोक दी जानी चाहिए, तथा प्रशासनाधिकरण की अंतिम जांच आख्या प्राप्त होने पर नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जानी चाहिए। आरोपित सरकारी सेवक को दंडादेश जारी करने के निमित्त शो कॉज नोटिस दिए जाने के लिए इसकी आवश्यकता नहीं। न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध के आधार पर यदि दंड दिया जाना है तो न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध सरकारी सेवक द्वारा अपील किए जाने की प्रतीक्षा, तथा यदि अपील की जा चुकी हो तो उसके निर्णय की प्रतीक्षा नहीं की जानी चाहिए, बल्कि ट्रायल कोर्ट या जो प्राथमिक कोर्ट है उसके द्वारा जो दोष सिद्ध के आधार, अगर दोषी सिद्ध पाया गया है तो उसी के आधार पर समुचित दंडादेश पारित कर दिया जाना चाहिए। सेवा से पदच्युत करना यानी डिसमिसल और सेवा से हटाना यानी रिमूवल, ये दंड आरोपित सरकारी सेवक के वास्तविक, इसको जरा ध्यान से सुनिएगा, वास्तविक नियुक्त अधिकारी के नीचे के स्तर के अधिकारी द्वारा नहीं किया जाना चाहिए। ये दंड ये जो इसका आदेश है ये नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा ही निर्गत होना चाहिए, अर्थात ये दंड नियुक्ति प्राधिकारी ही दे सकते हैं। यदि दंडादेश राज्यपाल से भिन्न किसी प्राधिकारी द्वारा पारित किए जाने हो तो लोक सेवा आयोग का परामर्श आवश्यक नहीं है, चाहे आरोपित सरकारी सेवक की नियुक्ति लोक सेवा आयोग से उनके परामर्श के उपरांत ही क्यों न की गई है। आशा है आज की चर्चा आपको पसंद आई होगी। यदि अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया उसे तत्काल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को टैप करना मत भूलिएगा, ताकि जब भी मेरा कोई नया वीडियो अपलोड हो तो आप तक पहुंच जाए। आपने मेरे वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए आपका आभार। बहुत जल्दी किसी नए विषय के साथ, एक नई चर्चा के साथ आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए आपसे अनुमति चाहते हैं। नमस्कार।